मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम विदिशा में आज रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए हैं इसके निर्देश। इसके साथ ही बैठक में सीएम ने कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने, मास्क नहीं लगाने वालों पर भी जुर्माना लगाने, इसके साथ ही विवाह समारोह में संख्या सीमित रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में सिनेमाघर फिलहाल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। भोपाल में आज सुबह 9 बजे से लेकर पुलिस का विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। पुलिस 30 दिन तक मास्क चेकिंग अभियान चलाएगी। सीएम ने सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाकर विचार विमर्श करने के निर्देश दिए। हालांकि किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट रोका नहीं जाएगा। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हुई सख्त। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया के निर्देश पर पूरे जिले में मास्क पहनो अभियान चल रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर सभी एसडीएम ने अपने अपने क्षेत्र में निरीक्षण किया है। लोगों को मास्क पहनाने के लिए समझाइश दी है। और इसके साथ ही जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनके चालान भी काटे गए हैं। प्रशासन ने दुकानदारों को भी यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान नहीं बेचने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल व्यापारी संगठनों ने बड़ा फैसला लिया है। आज से भोपाल के सभी बाजार रात 8 बजे तक ही खुलेंगे, यानी कि बाजार की सभी दुकानें रात 8 बजे के बाद बंद जाएंगी। इससे पहले यहां पर प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद बेवजह घूमने पर पाबंदी लगा रखी है और आज से भोपाल में मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है। कोरोना के कहर के चलते इंदौर के प्रसिद्ध छप्पन दुकान मार्केट में दुकानदारों ने अहम फैसला लिया है। छप्पन दुकान मार्केट आज रात से 9 बजे से बंद हो जाएगा और आम दिनों में यह 11 बजे तक खुला रहता था। हालांकि छप्पन मार्केट में 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच जो है सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों ने लोगों के जीवन को महत्व देते हुए फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में कल भी कोरोना के 1528 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 10,402 पहुंच गए। कुल केस 1,89,546 पहुंच गए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 378, इंदौर में 313 और ग्वालियर में 96 नए मरीज मिले हैं। कोरोना की वजह से कल 9 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक लगभग 3,138 लोग जो हैं इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह रही कि 917 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। निवास एबी रोड स्थित एक्सिस बैंक में फूटा है कोरोना का बम। करीब 25 सैंपल में से मैनेजर सहित 17 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद बैंक के सभी कर्मचारियों को होम आइसोलेट कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शुभम तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो कई दिनों से कोरोना संक्रमण वार्ड में ड्यूटी पर तैनात थी। डॉक्टर शुभम तिवारी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। डॉक्टर शुभम तिवारी के साथियों ने उनके इलाज के लिए सोशल मीडिया पर सहयोग की अपील की। उज्जैन में कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। बिना मास्क वालों को 10 घंटे खुली जेल की हवा भी खिलाई जा रही है। करीब 600 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1,842 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना के कुल एक्टिव केस कुल का आंकड़ा जो है 2,19,404 पहुंच गया है। वहीं पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 लोगों की मौत भी हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा जो है 2,691 तक पहुंच गया है। वहीं पर कल 1,285 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक छत्तीसगढ़ में कोरोना के 19,817 एक्टिव केस बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार फिर से अलर्ट हो गई है। एहतियात बरतते हुए छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसके संकेत दिए। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जिन शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। सिंहदेव ने बताया कि रायगढ़ में इस वक्त ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण का खतरा। 118 लोगों की मौत के साथ ही 24 घंटे में दूसरी सबसे ज्यादा मौत। 66,000 से अधिक नए मामले। पॉजिटिव रेट में मामूली सुधार।
कोरोना पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में कोरोना महामारी रोग प्रबंधन में बदलाव है। सामाजिक दूरी और मास्क नहीं पहनने पर देना होगा जुर्माना। सार्वजनिक जगह पर तंबाकू सेवन और थूकने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना। देश में अन्य राज्यों में भी कोरोना की अगली लहर पर नियंत्रण की कोशिशें तेज हैं। अहमदाबाद के बाद अब सूरत, बड़ोदरा और राजकोट में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू। महाराष्ट्र सरकार का दिल्ली मुंबई विमान और रेल सेवा रोकने पर विचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में 30 नवंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के फैसले लिए गए हैं। अध्यापकों के भी स्कूल जाने पर रोक रहेगी। मुंबई में बीएमसी ने भी 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों को किया है बंद। भारत में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को रोहतक में लगाया गया पहला टीका। कहा कि जनवरी 2021 तक आ जाएगा भारत बायोटेक और एक आईसीएमआर का कोरोना वैक्सीन। देश में अनुसूचित जनजाति को योजनाओं का लाभ देने और समाज में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उमरिया में 25 नवंबर और बड़वानी में 27 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अंतर्गत बड़वानी में 1000 और उमरिया में 28 वनाधिकार पट्टों का वितरण भी किया जाएगा और इसके साथ ही नए शासकीय संस्थाओं के भवनों के निर्माण का भूमि पूजन किया जाएगा और स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने अपने आवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत 51,286 गोबर विक्रेताओं को 6.18 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान कर दिया। राज्य में इसे मिलाकर अब तक 1,32,000 गोबर विक्रेताओं को 53 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। नीमच में रेलवे ठेकेदार को अफीम मामले में फंसाकर उनसे मारपीट करने वाले एक एसआई और 4 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी मनोज कुमार ने ये कार्रवाई की है। मामले में मंदसौर विधायक ने भी ट्वीट किया है और उसमें मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी को टैग कर सवाल उठाया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस वालों ने ठेकेदार अक्षय को हिरासत में लिया और उसे किसी प्राइवेट जगह पर ले जाकर ठेकेदार को 4 घंटे रखा गया। जब अक्षय घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने थाने में शिकायत कराई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उन्हें गोहद पुलिस से उठाकर ले गई। बाद में अक्षय को निर्दोष बताकर पुलिस ने छोड़ दिया। पेंच परियोजनाओं की अधूरी नहरों और बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय में हुई बैठक में सिवनी से बीजेपी विधायक दिनेश राय अधिकारियों पर जमकर भड़के। बैठक में उन्होंने किसानों के सामने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, सुनवाई नहीं होने पर विधायक ने 1 दिसंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल पेंच नहर में ये टूट फूट और अधूरे पड़े हुए कार्यों को लेकर किसानों ने विधायकों से शिकायत की थी और विधायक ने किसानों की समस्या जल्द ही हल करने के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों ने बात अनसुनी कर दी। सतना के चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने रोपवे कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई है। विधायक हनुमान रोपवे धारा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्हें जानकारी मिली कि रोपवे प्रबंधन ने 9 स्थानीय कर्मचारियों को निकाल दिया, जिस पर विधायक जी भड़क गए। विधायक जी ने कर्मचारियों को सरेआम डांट लगाई और कहा कि रोपवे में यहाँ पर लोकल काम करेगा और बाहर के लोग यहाँ काम करेंगे तो क्या यहाँ का लड़का भीख मांगेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर यहाँ के स्थानीय को काम नहीं दिया गया तो रोपवे में तालाबंदी करके कर्मचारियों को कोलकाता भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभागों के एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने बैठक में कहा कि हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर लोकल को वोकल बनाना है और सीएम ने कहा कि पर्यटन में रोजगार के विशेष अवसर हैं। इसके लिए बफर में सफर, जंगल सफारी, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और जल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता संगठन और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गुप्ता गठबंधन को चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का संगठन बता डाला। सीएम ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला पहले भी देश विरोधी बयान देते रहे हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को गुप्कार संगठन का साथी बताते हुए तीखा हमला बोला। कहा कि नेहरू ने सत्ता जल्दी पाने की चाह में देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया।
सीएम शिवराज सिंह गुप्ता संगठन और धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर लगाए आरोपों पर कांग्रेस से पलटवार किया। एमपी कांग्रेस ने के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पूछा कि हम पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी ये बताया कि कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई और क्यों बनाई, और पहले बीजेपी ये बताया कि उसके बाद हमसे सवाल करें। आगरमालवा जिले के सालारिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यहां पर गौ अभ्यारण्य चर्चा में है। यहां एक साथ 10 गायों की मौत हो गई है, वहीं पर अभी भी 25 से ज्यादा गायें गंभीर बीमार हैं। गौशाला में रहने वाली 3,950 गायों को खिलाए जाने के वाले भूसे को रखने के लिए 10 शेड भी है, लेकिन 10 में से 5 शेड खाली पाए गए। इनमें भी नामात्र का भूसा रखा हुआ पाया गया। 38 करोड़ रुपए की लागत से इस गौशाला अभियान का दिसंबर 2012 में सरसंघचालक मोहन भागवत और सीएम शिवराज सिंह ने देश के पहले गौ अभ्यारण्य के तौर पर भूमि पूजन किया था। वहीं पर आगरमालवा में गौ अभ्यारण्य में 10 गायों की मौत पर भोपाल में सियासत भी शुरू हो चुकी है। सीएम ने खुद मामले में संज्ञान लेते हुए कही बात। शिवराज ने कहा कि गौ कैबिनेट का गठन इसीलिए ही किया गया है कि विभाग के साथ बैठकर जल्द फैसले लिए जा सकें। वहीं पर इस मामले में कांग्रेस एक बार फिर से कांग्रेस पर यहाँ पर सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बैठक के 2 दिन पहले ही सरकार के गौ प्रेम की कलई खुल गई है। बीजेपी केवल गौ रक्षा की बातें करती है। मध्य प्रदेश में जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की सरकार की तैयारी के पर विरोध के स्वर भी फूटने लगे हैं। आदिवासी संगठनों ने वनों पर आदिवासियों का हक बताते हुए सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही जेएस आदिवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविराज बघेल ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए सरकार से वनों का निजीकरण रोकने की मांग की है। बता दें कि सरकार प्रदेश के 40% जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। वहीं पर वन विभाग ने सभी जिलों से जंगलों की जानकारी मांगी है। मध्य प्रदेश में जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी को लेकर सरकार की तैयारी पर कांग्रेस ने भी विरोध किया है। कांग्रेस ने आदिवासियों का समर्थन करते हुए फैसले को असंवैधानिक बताया है। तो वहीं पर बीजेपी ने फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि इससे सरकार की मंशा रोजगार के मौके पैदा करने की है। सरकार ये ध्यान रखेगी कि आदिवासियों के हितों पर कोई फर्क ना पड़े। मुरैना विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज कसाना अपनी हार के बाद हार का ठीकरा जो है पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ पार्टी नेताओं के पर थोप रहे हैं। लेकिन अगर मुरैना शहर की बात की जाए तो रघुराज कसाना जहां रहते हैं वहां भी कुछ पोलिंग बूथों को छोड़कर बीजेपी ज्यादातर बूथों पर बीएसपी से हारी है। यहां तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सामने पार्टी के जिताने की हुंकार भरने वाले पार्टी नेताओं रमेश गर्ग और अनिल गोयल के पोलिंग बूथों पर भी बीजेपी को हार ही मिली है। मुरैना के बानमोर समेत ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को अच्छे वोट मिले। छत्तीसगढ़ में धान बेचने के लिए 21,47,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। पिछले साल के मुकाबले 2,45,000 नए किसानों को उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य में 103 नए केंद्र खोलेंगे और वहीं पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदों को लेकर पूरी जानकारी दी है। रायगढ़ जिले में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का शासन के द्वारा लेंगुना ब्लॉक को चुना गया है। यहाँ पर लगभग 1500 किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रत्येक किसान को बिना ब्याज के पैसे दिए जाएंगे। जैविक खेती के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण के साथ ही विशेष सुगंधित चावल के धान का बीज दिया जाएगा। समिति ने यहाँ पर किसानों को धान के बीज से पौधा लगाने, फसल तैयार करने, फसल के बाद चावल की प्रोसेसिंग करने तक के प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस चावल को किसानों से सरकार खरीदेगी। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा को जयचंद कहने के बाद सफाई दी है और दरअसल अमित जोगी के बयान पर प्रमोद शर्मा ने आपत्ति जताई थी। अमित जोगी ने ट्वीट करके लिखा कि बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा मेरे भाई हैं। उन्हें गलतफहमी है कि मैंने उन्हें जयचंद कहा, जबकि ये शब्द मैंने उनके लिए नहीं, ये सरासर गलत है और अगर उनकी भावना को ठेस पहुंची है तो बड़े होने के नाते भी मैं उनसे माफी मांगता हूं।
कवर्धा रियासत के राजा कांग्रेस से विधायक रह चुके योगेश्वर राज सिंह अपनी बहन के साथ चल रहा संपत्ति विवाद अब महल भी पहुंच गया है और महल से निकलकर जो है थाने पहुंच गया है। राजा योगेश्वर राज की भांजी ने सिटी कोतवाली पहुंचकर उन पर मारपीट करने का, दुर्व्यवहार करने का, धक्का देकर महल से निकालने का भी आरोप लगाया है। मामला दर्ज हुआ है, उस पर जांच भी अब की जा रही है। वहीं योगेश्वर राज सिंह की पत्नी रानी कृति देवी ने आरोपों को निराधार बता दिया है और कहा कि पूरा मामला संपत्ति विवाद का है। मारपीट का आरोप लगाना गलत है। राजा के वकील ने भी दावा किया है कि इस तरह के विवाद की पहले से भी आशंका थी और ऐसे में सिटी कोतवाली में पहले ही इस तरह की अनहोनी की आवेदन दिया गया था। आपको बता दें कि करीब लगभग 1 महीने पहले जो है राजमाता का निधन हुआ था, जिसमें राजा की बहन परिवार सहित शामिल होने आई थी और इस बीच कई बार संपत्ति को लेकर मनमुटाव हो रहा है और वहीं पर पूरा मामला जो है हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस भी एहतियात बरत रही है। उज्जैन में उड़ासा गांव के पास बनी मावा और घी बनाने की फैक्ट्री पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। अष्टमूर्ति फूड के नाम से चल रही इस फैक्ट्री को प्रशासन पहले भी चेतावनी दे चुका है। छापेमारी में नकली घी, मावा, दूध पाउडर और स्टार्च जब्त किया गया है। फैक्ट्री के पार्टनर शुभमर राठौर के घर से भी प्रशासन ने 600 किलो मावा और 315 किलो घी जब्त किया है। छापेमारी के बाद फैक्ट्री में मौके पर ही यहाँ पर मोबाइल लैब को बुलाया गया और जिसमें पाया गया कि दूध सेपरेटा है और दूध का क्रीम जो है निकालकर उसमें वनस्पति तेल मिलाया जा रहा है। ग्वालियर के हरिशंकरपुरम महल गांव स्थित 30 बीघा की शासकीय जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रेवेन्यू कमिश्नर ग्वालियर, कलेक्टर, लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर और आरोपी यश गोयल को नोटिस जारी कर दिया। जमीन को फर्जी तरीके से हरिशंकर गोयल और सुरेश गोयल साथ ही यश गोयल के नाम पर करने का आरोप लगाया। इस मामले में कोर्ट ने जनहित याचिका लगाई थी और इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और तमाम अधिकारियों को नोटिस भेजा गया। इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।